हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस आते हैं, उसमें हमेशा लोग पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि और कहीं पेपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जैसे कि बॉन्ड्स या शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स या और कुछ, या पॉलिसी लेनी है, ऐसा कुछ। तो आज हम लोग देखेंगे कि रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है उसके रिटर्न्स कैसे जनरेट होते हैं कंपेयर टू रिजर्व बैंक के बॉन्ड्स। तो अगर हम लोग पकड़े कि एक रियल इस्टेट है जिसका वैल्यूएशन 1 CR का है। अभी ये 1 CR का जो वैल्यूएशन है उसके ऊपर आपको अगर ये आप RBI बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है, तो उसका जो आपका रिटर्न्स है वो 8.5% है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये 8.5% से अपने को 8.05% से लेंगे, तो 1 CR का 8.05% एक साल के लिए जो अमाउंट होगा, तो साल महीने का आपको अराउंड 67,000 रुपीज़ मिलेगा। अगर यही आप 1 CR का प्रॉपर्टी लेते हो तो आपके एरिया में क्या उसको 67,000 का रेंट आ रहा है? अगर वो 67,000 या उससे ज़्यादा रेंट आ रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, अभी नॉर्मली जो Tier 1 Tier 2 सिटीज़ होते हैं, तो Tier 1 सिटीज़ में इसका अप्रॉक्सीमेटली 35,000 तक आ जाएगा या उससे भी कम आएगा। Tier 2 सिटीज़ में तो और भी कम आएगा। तो आप जब भी रियल इस्टेट में एज अ इन्वेस्टमेंट, रहने का घर नहीं, एज अ इन्वेस्टमेंट सोचो, तो ये कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना। और अगर ये कैलकुलेशन करने में आपको हमारी कोई मदद चाहिए तो हम लोग आपको ज़रूर करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग यही RBI बॉन्ड्स के देखें तो ये जो अमाउंट है अपने को हाफ ईयरली इंटरेस्ट में मिल जाती है, और इसमें अपने को बाकी का कुछ भी खर्चा नहीं है। जैसे कि रियल इस्टेट में आपको ब्रोकर ढूंढना है या फिर रेंट, जिसको रेंट पे रखना है उसको देखना है, उसको एवरी मंथ का फॉलोअप करना है, तो वो सारा जो खर्चा एक्स्ट्रा हो रहा है वो आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब हम लोग रियल इस्टेट में देखेंगे तो रियल इस्टेट में यही 1 CR की प्रॉपर्टी का आपको अराउंड 35,000 तक का रेंट आ जाएगा। अभी मुझे लोग बोलते हैं कि नहीं, लेकिन रियल इस्टेट का प्राइस भी तो उतना बढ़ता है, तो बराबर है, रियल इस्टेट का प्राइस तो बढ़ता है। अभी 6 साल के बाद जब ये RBI के बॉन्ड आएंगे तो 1 CR का तो 1 CR ही मिलेगा, लेकिन वो हर महीने आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 67 माइनस 30,000, तो ऑलमोस्ट 37,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहा है। प्लस जो आपको रियल इस्टेट पे खर्चा हो रहा है वो खर्चा भी आपका बचा रहा है। जैसे आपने 2-3 साल के बाद अगर एक आपका टेनेंट गया और दूसरा नया टेनेंट आने वाला है तो उसको आपको एक्स्ट्रा मतलब वो कलर वगैरह करके देना पड़ेगा, उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, या फिर उसमें कुछ चेंजेस है, उसका प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, उसका मंथली मेंटेनेंस भरना है, तो वो सारा आपको ये 30,000 में से भी माइनस माइनस होगा। तो सिमिलर अगर हम लोग देखेंगे तो खर्चा आपको RBI बॉन्ड्स में कुछ भी नहीं आएगा। अभी आप एप्रिसिएशन का बात करें तो एप्रिसिएशन कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 8.05% से अपने को विदाउट एनी टेंशन रिटर्न्स मिल रहा है। अब यही एग्जांपल हम लोग म्यूचुअल फंड्स का लेंगे तो मे बी हम लोग 12% रिटर्न लेंगे तो ये और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो डिफरेंस और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो मंथली आपका डिफरेंस ऑलमोस्ट 70,000 तक बढ़ सकता है। ये रिटर्न्स मैं ज़्यादा भी पकड़ सकती हूँ, लेकिन हम लोग रैशनली लेंगे तो 12% ले रहे हैं। तो अभी हम लोग RBI बॉन्ड के वर्सेस ही उसका कंपैरिजन करते हैं। तो यही आप समझ लो कि आपने 2025 में यही फ्लैट 1 CR का बेचने का सोचा। अभी ये आपने 2025 में नहीं बेचा और सोचा कि चलो मुझे अभी अगले साल बेचना है, तो आप अगर यही सेम फ्लैट अगले साल 1 CR प्लस ये जो यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिल रहा है वो ऐड करके, मतलब 1,08,00,000 में बेच सकते हैं। अगर आपने और एक साल वेट किया और उसको आप और एक साल ऐड कर सकते हैं तो ही आप वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हो, उसका कुछ मतलब निकलेगा। अदरवाइज आपको रिस्क फ्री में इतना रिटर्न्स तो जनरेट हो ही रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इसके टैक्सेशन के क्या रूल्स है क्या है, उसके लिए आपके CA से बात करनी है या जो भी टैक्स कंसल्टेंट रहेगा उससे बात करनी है और फिर फाइनल डिसीजन लेना है। थैंक यू।